एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है, बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका 8th क्लास है। हमारा ये 3rd जो हमारी बुक है उसको हम लोग देख रहे हैं। और इसी में जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, साम्राज्य व्यापार से साम्राज्य तक, कंपनी की सत्ता। तो इसमें आपको पता है ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं इनका रिविजन नहीं कराऊंगा आपका। कंपनी का फैलता शासन हमने देख लिया था, बैटल ऑफ बक्सर हमने देख लिया था, मैसूर ए सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए, तो हमने मैसूर ए सुल्तान मतलब आपका शेर ए मैसूर को देखा। शेर ए मैसूर के बाद हमने आपका पढ़ा कि किस तरह से अंग्रेजों ने आपके मराठाओं को खत्म किया और कहाँ आपसे उनको पुणे से उठाकर कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, बिठूर में उनको शिफ्ट कर दिया। क्लियर है? अंग्रेज कैसे अपनी सर्वोच्चता का आपका दावा कर रहे थे, और महारानी चेन्नम्मा जो थी, जो कर्नाटक के एक कित्तूर आपका राज्य से संबंधित थी, उन्होंने कैसे आपकी लड़ाई लड़ी और कैसे उनमें जेल में उनको डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रायन्ना ने फिर लड़ाई शुरू करी और इसको अभी आपका फांसी लगा दी। ये हमने देख लिया। फिर कल हम देख रहे थे कि कैसे आपका पंजाब में भी इन्होंने अपने कब्जे में लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1843 में सिंध को ये अपने कब्जे में आपका ले चुके थे। इनकी नजर किस पे थी? आपका पंजाब पे। और जब तक महाराणा आपका रणजीत सिंह आपके जिंदा थे, तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि वो आपका पंजाब को ले लें, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर और अपनी सत्ता के तौर पर बहुत मजबूत राजा थे। क्लियर है? इसलिए क्या नाम था उनका? महाराजा रणजीत सिंह। फिर राज्य, आप देखिए अब होता क्या है, विलय नीति आई। क्लियर है? लॉर्ड डलहौजी एक अपनी पॉलिसी लेके आया जिसको कहते हैं विलय नीति, और इसी आपका विलय नीति को कहा गया है राज्य हड़प का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। इसकी बेसिकली इसमें था क्या कि अगर कंपनी ने एक अपना एक चार्टर, एक अधिनियम, एक नियम पारित किया कि अगर किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी अगर पुरुष नहीं है, शब्दों पर ध्यान दीजिए, अगर किसी राज्य का, मान लीजिए कोई आपका रियासत है, कोई राजा है, कोई महारानी है, अगर उनका जो उत्तराधिकारी है और वो अगर पुरुष नहीं है, यानी कि अगर एक ही लड़का है या उनका लड़का नहीं है, कोई लड़की ही लड़की है उनके, या वो किसी दत्तक पुत्र को अगर गोद ले लेते हैं, तो ऐसे राजा का शासन कंपनी के अंदर मिला लिया जाएगा। क्लियर हो गया? और ऐसे में आपने एक बहुत फेमस कहानी सुनी है, झांसी बाई रानी की कहानी, झांसी की। क्लियर है? वो गोद लेती है और कंपनी जो है उस दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं देती, और कंपनी का और झांसी की रानी का युद्ध होता है। हालांकि महाराज जो झांसी की रानी है वो आपका वीर गति को प्राप्त हो जाती है। क्लियर है? और आपने सुना होगा कि लॉर्ड डलहौजी इस नीति के सिद्धांत को लेकर आया था। क्लियर है? और सबसे बड़ी बात क्या है, कह रहा है कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और कोई उसका पुरुष वारिस नहीं है, ध्यान दीजिए मैंने इसलिए सर्कल में कर दिया था, पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत कंपनी हड़प कर लेगी, उसका भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। क्लियर है? और ऐसे में सबसे पहले कौन कब्जाया गया था? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कब्जाया गया आपका सतारा 1848 में, संबलपुर 50 में, उदयपुर 53 में, और 54 में झांसी अंग्रेजों के हाथों में चला गया। और अवध जो आपका लखनऊ वाला जो बेसिकली पार्ट है, अवध का क्षेत्र, ये सब उसके पास पड़ोस का जो आपका रीजन था, वो एक जमाने में अवध रियासत का हिस्सा था। और 1856 में कुशासन के आरोप पर अंग्रेजों ने उसे अपने में मिला लिया। और ऐसे ही आप जानते हैं, जिस तरह के सारे विद्रोह हुए, लोगों ने एकजुटता देखी कि इस तरीके से अंग्रेज हमारे साथ आपका जबरदस्ती कर रहे हैं, और फिर एक क्रांति फटी जिसका नाम था 1857 की क्रांति। सबने आपने आम सुना होगा, और यहां तक हम लोग आपका पढ़ चुके थे। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा सा ये क्षेत्र आपको देखना चाहिए, दोनों इमेज। ये अंग्रेज समय का भारत है। क्लियर है? ये भारत है। ठीक है? अब ये क्षेत्र जो आपका रेड रेड दिखाया गया है,
ये वाला क्षेत्र जो आपका रेड है, ये अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था। क्लियर है? ये कब्जे में नहीं था। और जो ये आपका येलो येलो है, ये सारा क्या था? ये क्षेत्र था अंग्रेजों के बाप के कब्जे में। और बाद में आपका पूना महाराष्ट्र भी आ गया। अब आप देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। जब कंपनी सबसे पहले शासन कर रही थी, क्लियर है, तो आप जानते हैं बंगाल में उसने अपना शासन शुरू किया और बैटल ऑफ पलासी जीतकर पूरा आपका सब कुछ यहाँ इसका कब्जा हो गया बैटल ऑफ पलासी में। क्लियर है? हैदराबाद को इन्होंने आपस में मिला दिया, मैसूर पर वहां इनका कब्जा हो गया। क्लियर हो गया? और कर्नाटक वाला कुछ रीजन था और मद्रास भी इनके कब्जे में आ गया। ये धीरे धीरे जब अपनी चीजों को आप कब्जाएंगे, फिर देखिए किस तरीके से पूरा क्षेत्रीय आपका इनका होता चला जाएगा। यानी कि एक कंपनी आई थी जो आपका यह कलकत्ता में शासन करने के लिए, सॉरी, व्यापार करने के लिए आई थी, और उसने कैसे इतने बड़े साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। क्लियर है? और बाद में पूरे भारत में, और फिर देखिए ये थोड़ा टाइम पीरियड के साथ दिखाया, 1757 में, 1840 में, और ये है 1857 का टाइम। जब क्रांति होती है उस समय तक किस किस पर ये सारा कब्जा कर लेते। क्लियर हो गया? अब हैदराबाद का जो नवाब है उसके साथ इनकी संधि है। काठमांडू आपका नेपाल है। क्लियर हो गया? ये हिस्सा ऊपर का बचा हुआ है आपका जम्मू कश्मीर का, और राजा हरि सिंह यहाँ रहे हैं, आपको ज्ञान पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इतने बड़े क्षेत्र पर सारा अंग्रेजों का आपका कब्जा था। क्लियर है? आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। और ये ध्यान दीजिए, एक शब्द आया है मुफ्ती, और वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मैं कहीं टेस्ट पेपर कर रहा था तो उस टेस्ट पेपर में शब्द मिला मेरे को, मुफ्ती। और जब मैं आपको पढ़ाना आया था तो कुछ दिन पहले, मतलब जैसे चैप्टर शुरू होता है तो एक बार हम लोग आपको उसको रिवीजन करते हैं, देखते हैं, तब मैंने ये शब्द वहां उस समय आपका देख लिया था। तो जो आपको यहाँ सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप सोचिए मत कि बहुत आसान क्वेश्चन है या फिर हमारे बुक में लिख दें 8 क्लास है, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ अगर कोई आपके जान पहचान में या फिर आपके भाई कोई अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, आप उनसे देखिए, वो सब यही चीज पढ़ रहे होते हैं। बस होता क्या, हम लोग हमारी क्लास में होता शायद हम उसको इतनी वैल्यू ना देते हो, और देते हैं तो केवल पास होने के पर्पज से। देखिए, एक सिस्टम था, जब अंग्रेज भारत में आ रहे थे तब एक उन्होंने यहाँ पूरी बनी बनाई व्यवस्था पर अपना कब्जा किया, और वो कब्जा कोई अचानक एक दिन में नहीं कर दिया, धीरे धीरे उन्होंने चीजों को शिफ्ट किया, हल्के हल्के अपने नई चीजों को ऐड किया। इसलिए आपने देखा था कि जब वो आपका बैटल ऑफ प्लासी जीते, उन्होंने सीधे आपका शासन नहीं किया, मीर कासिम को बनाया, मीर जाफर को बनाया, वापस मीर कासिम को बनाया। कंपनी जानती थी अगर हम सीधा शासन करेंगे तो यहाँ की स्थानीय जनता विरोध करेगी हमारा। और उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर को क्या बोला बहादुर शाह जफर ने कि मैं कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त करता हूं ताकि जनता विरोध ना कर दे। इसे कहते हैं राजनीति और इसे कहते हैं दिमाग। तो याद ध्यान रखना, काजी क्या था, एक आपका न्याय का शब्द था। मुफ्ती क्या था, मुस्लिम समुदाय न्यायवेद जो कानून की व्याख्या करते थे, काजियों के आधार पर फैसला सुनाते थे। मुफ्ती बेसिकली वो था, अगर मान लीजिए कि कोई आपका मुस्लिम परिवार आपका समुदाय है, उसको अगर उसके कानून के हिसाब से आपको सजा देनी है, अंग्रेज अधिकारी को नहीं पता क्या सजा मिलेगी, तो मुफ्ती उसको ट्रांसलेट करके उनको समझा था कि इस इनके मुस्लिम लॉ में ये नियम लिखा हुआ है, इस तरीके से इनकी ये सजा बनती है। तो मुफ्ती बेसिकली हेल्प करने के लिए होता था आपका, जो लोग आपके जज थे उस जमाने में। क्लियर है? अब 2 शब्द और आए हैं, महाभियोग, या आप पढ़ोगे महाभियोग बेसिकली आपका चलता था कहां पर, इंग्लैंड के हाउस ऑफ आपका कॉमन में। हाउस ऑफ कॉमन का मतलब है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है ना बेटा, ध्यान दीजिए, क्या है लोकसभा, तो ऐसे ही क्या है लंदन में हाउस ऑफ आपका कॉमन है, कहीं इसको हाउस ऑफ आपका पीपल बोलते हैं, सब जगह अलग अलग है। हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा। और अभी अभी लोकसभा के चुनाव भी हमारे यहाँ संपन्न हुए। ठीक, तो हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति पर खिलाफ दुराचार का आरोप लगाना। अगर हाउस ऑफ कॉमन में या लोकसभा में किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का दुराचार का आरोप लगता है, उसी को कहते हैं महाभियोग। ठीक, और आप जानते हैं हाउस ऑफ लीडर्स यानी कि संसद का ऊपरी सदन,
इसी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं राज्यसभा। क्या बोलते हैं? राज्यसभा। अब आप कह रहे हैं सर आप ऐसा कंपैरिजन करके क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ जो आपका संसदीय सभा प्रणाली है, ठीक है, जो हमारे यहाँ संसद है, वो हमने बेसिकली कहाँ से अडॉप्ट की है? लंदन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने अडॉप्ट की है। आगे बढ़ोगे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। क्लियर है? ठीक। और ध्यान दीजिए उस पर व्यक्ति पर आपका मुकदमा चलता था, इसी को महाभियोग कहते थे। तो ये तो हुआ हमारा जो हमारी बुक पे लिखा है। बाकी अगर कभी मौका मिला आपको राष्ट्रपति पढ़ाने का, तब मैं और आपको अच्छे से आपको समझा दूंगा। अब है यहाँ पर आपका नए कानूनों की स्थापना। कानून नए आ रहे हैं क्योंकि अंग्रेज शासन कर रहे हैं, तो कुछ भारतीय कानूनों को हटाएंगे, अपने कानूनों को लगाएंगे, उनको शिफ्ट करेंगे, बदलाव करेंगे, तो धीरे धीरे आपका चेंजेस आएंगे। क्लियर है? चाहे वो आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे आपका सिविल मामला हो या आपके क्रिमिनल का मामला। चलिए, कोई भी एक बच्चा किसी स्कूल से खड़े हो जाए, चैप्टर की आपका रीडिंग करें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी बच्चा। GGS जयपुर, आप पढ़ोगे बेटा? शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। माइक ऑन कर लो बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून। आपका नाम क्या है? विनीता। ठीक है बेटा विनीता, आप शुरू करें बेटे। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर शासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबके ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग के कई शासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर में उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। GGS चंद्रपुरी, आप पढ़े बेटा। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। नए शासन की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बांटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किए गए कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिले कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की संख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे।
एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लेने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एक बी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा अहदा होता था। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगाना और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दारोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टरेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। ठीक है, शाबाश। जीआईसी चांदपुरा, शाबाश बेटा। जीआईसी रजपुरा, आपका नाम क्या बेटा? आप बैठ जाइए। सर अनुष्का। आप बैठ। ठीक है बेटा अनुष्का, बैठ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम अपना पढ़ने का कोशिश करते हैं। हमने क्या पढ़ा? बहुत अच्छा पढ़ा। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ वापस। अब नया शासन आपका स्थापित होने जा रहा है और अंग्रेज जब यहाँ आए और जब इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र को अधिग्रहण किया तो लोगों को आपका सजा देने के लिए इनके कानून, आपके यूरोप वाले कानून नहीं चलते थे। अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो उसको हिंदू कानून के अनुसार से आपका उसको क्या मिलती थी, जो उनकी एक पूरी सजा लिखी हुई है कानून में, संहिता लिखी उसी के अनुसार, और मुस्लिम है मुस्लिम लॉ के अनुसार। अब ये लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो उसके लिए क्या था, काजी। पहले आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के समय में और मुगल सल्तनत में जितना भी न्याय का काम करता था वो काजी करता था। क्लियर हो गया? तो काजी को न्याय के लिए हेड बना रखा था कि आप ही हैं काजी हैं और आप क्या करेंगे, न्याय करेंगे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेजों को ये सिस्टम आपका पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी वो कुछ समय तक जो ये पहला सिस्टम बना हुआ था उसको फॉलो अप कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, मुफ्ती को लेके आए। मुफ्ती क्या था, मुस्लिम कानूनों को वो लोग एक्सप्लेन करते थे और बताते थे कि ये कानून ऐसे, उसके हिसाब से ये आपका सजा देते थे। अब क्या होता है कि सबसे पहले आप देखिए गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग, और आप जानते हैं इनके पास 3 प्रेसिडेंसी थी। 3 प्रेसिडेंसी का मतलब था, ऐसे मान लीजिए कि 3 राज्य इनके पास थे, बंगाल, मद्रास और आपका मुंबई। बंगाल आपका जो वर्तमान का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, ऐसे मान लीजिए। मद्रास जो आपका चेन्नई, आपका तमिलनाडु का पास का रीजन है, और बोपे मतलब जो महाराष्ट्र और पुणे के पास पड़ोस का रीजन है, ये सारे इनके अंडर में था। अब देखिए कंपनी अपनी ताकत फैला रही थी और इस समय वारेन हेस्टिंग जब आए तो इनको ये तीनों, यहां पर आपका तीनों के जगह एक क्या थे, आपका तीनों को प्रमुख रूप से रखा गया था। वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया इनको, और यहाँ पर हर जगह एक एक गवर्नर थे जो इनका शासन करते थे, जो इनको देखते थे। और ये भी शासन आपके छोटे छोटे जो थे आपके प्रशासकीय इकाइयों में आपका बटे हुए थे, ताकि शासन चलाना आसान रहे। और कंपनी का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि कुछ भी हो जाए हमारा राजस्व कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मेन उनका क्या था कि हमको टैक्स कलेक्शन क्या मिलता रहे, बहुत अच्छा मिलता रहे। अब होता क्या है कि एक एक्ट आता है 1772 का एक्ट, जिसमें आपके नीचे आपकी चर्चा की गई है। 1772 में एक नया न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। कैसी थी? नई न्याय व्यवस्था। अब जिस तरह से भारत में काम चल रहा था वो उनको पसंद नहीं था, क्योंकि सबका कानून अलग, फिर उनको एक्सप्लेन करना, और एक्सप्लेन में क्या होता था कि यहाँ किसी पंडित ने कुछ और एक्सप्लेन कर दिया, मद्रास में कुछ और कर दिया, तो कानून में थोड़ा थोड़ा आप क्लैशेस हो जाते थे। इसलिए उन्होंने एक आपकी व्यवस्था बनाई कि आप क्या करेंगे, हम लोग भारत में अदालतें बनाएंगे, कोर्ट लेके आएंगे।
और उन्होंने हर अदालत में 2 कोर्ट बनाई, 2 अदालतें आई, जिनको कहा गया, एक थी आपने सुना होगा और देखा भी होगा, फौजदारी अदालत, और एक आपका था दीवानी अदालत। आप ऐसे समझिए, जितना भी आपके केस होते हैं क्रिमिनल केसेस, मार पिटाई, झगड़ा, मर्डर इत्यादि केस, वो कहां चलेंगे? आपका फौजदारी जो आपका न्यायालय होगा। और अगर किसी का कोई जमीन संबंधी, राजस्व संबंधी कोई मामला है तो उसे कौन देखेगा? दीवानी अदालत या दीवानी न्यायालय आपका देखेगा। आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में आप वकील के पास देखते हैं तो नाम लिखा होता है दीवानी एवं फौजदारी वकील, नाम ये, चैम्बर नंबर ये। तो आपको क्लियर होने का मतलब क्या है? ये वकील है, क्रिमिनल के वकील हैं और कैसे हैं? दीवानी के वकील, यानी कि दोनों मामलों को देखते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 2 कोर्ट बने, एक आपका फौजदारी का और एक आपका दीवानी का। क्लियर है? ऐसा ही जब भी आप कोई मुकदमा लिखते हैं तो उसमें केस को चेक किया जाता है कि ये जो मामला है आपका फौजदारी का है या आपका सिविल का मामला है, उसी के अनुसार आपका कोर्ट केस बनता है। अब देखिए, होते क्या है कि दीवानी जो अदालतें थी, दीवानी अदालतों के मुखिया, यानी कि जो बेसिकली इनको देखते थे, जो आपका सुप्रीमियर थे, वो कौन थे? यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। कौन थे? यूरोपीय जिला कलेक्टर। अब इनको क्यों बनाया गया था? क्योंकि आप जानते हैं दीवानी यानी कि राजस्व संबंधी मामला, पैसे संबंधी मामला, वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने किसको रखा? यूरोपीय अधिकारी रहेगा जो आपका टैक्स कलेक्शन करेगा। क्लियर है? और मुख्य रूप से एक जिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी जिला कलेक्टर को। क्लियर है? किसको दी गई थी? जिला कलेक्टर को। अब देखिए, मौलवी और हिंदू पंडितों के लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते समय फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी। यानी कि अगर कोई भी क्रिमिनल का मैटर आता है, सजा का प्रावधान है, किसी ने कुछ चोरी की है उसको क्या दंड मिलेगा, हिंदू है तो आपका कौन आ जाएंगे? हमारे पंडित जी आएंगे, किसको क्या कानून मिलना है, और अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो उसको मौलवी के आधार पर मिलेगा। काजी उस समय का न्याय करता थे, आपका जो मुगल सल्तनत थी या जो आपके उस समय रहे, और मुफ्ती उनको एक्सप्लेन करते थे और उसी के अनुसार आपका सजा मिलती थी। लेकिन कलेक्ट जो आपके कलेक्टर थे, ये सारे काम उनकी निगरानी में ही होता था। क्लियर है? आप देखिए, होता क्या है कि अब एक बड़ी समस्या क्या हो गई थी कि ब्राह्मण पंडित जो आपके पंडित थे और धर्म शास्त्रों की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून को अलग अलग व्याख्या करते थे। अब कहीं पर किसी जगह स्थानीय कानून कुछ अलग है, उसकी सजा का प्रावधान कुछ और है, शायद यूपी में कुछ और हो, महाराष्ट्र में कुछ और हो, दिल्ली में कुछ और हो, गुजरात में कुछ और हो, तो ऐसे उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी। अब क्या था, कह रहे कि ये जो आपके डिफरेंसेस आ रहे थे, वो इस डिफरेंसेस को आपका खत्म करना चाहते थे कि अंतर ना रहे। उन्होंने क्या काम किया? 1975 में 11 पंडितों को, ध्यान दीजिए, कितने? 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन, संकलन मतलब होता है जिसमें हम बहुत सारे कानून को एक साथ इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं संहिता। क्लियर है? क्या कहते हैं? संहिता। तो भारतीय कानूनों का संकलन तैयार करने का काम सौंपा। और आप देखिए, BN हाल्डे ने इस संकलन का कार्य अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब जितना भी सब कुछ हिंदी में था उसको ट्रांसलेट कर दिया गया, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि यूरोपियन की अपनी भाषा थी और इसलिए उन्होंने जो इंग्लिश है उसमें ट्रांसफर कर लिया। अब देखिए, 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता तैयार कर ली। अब उन्होंने एक कानून बना लिया मुस्लिमों के लिए कि भैया सारे कानूनों को आपके इकट्ठा किया गया, उनको जोड़ा गया और उसको ट्रांसलेट कर लिया इंग्लिश में, ताकि हम पढ़ सके, समझ सके और हमें आपका जो है मुफ्ती की जरूरत ना पड़े, सीधा ही हम आपकी क्या कर दें? आपकी सजा सुना दें। ठीक? अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग मतलब रूल करने का जो एक्ट है बेसिकली, और इसी के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की बात की गई। क्या की गई? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए, हर जिले में एक न्यायालय होगा। अब हर जिले के न्यायालय में भी तो अपील की जा सकती है उस कानून के खिलाफ, तो वो व्यक्ति कहां जाएगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। तो अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट को लाया गया था, ताकि जितनी भी अदालतें हैं उनके ऊपर नजर, नियंत्रण रखने का कार्य सुप्रीम कोर्ट
आपका कर सके। इसके अलावा कलकत्ता में क्या बनाया गया, अपीलीय अदालत। अगर किसी व्यक्ति को अपीलीय अदालत करनी है, आप जिले के कोई कानून आपको सजा दे दी गई है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं बड़ी अदालत के लिए। जैसे आज भी आप देखते हैं जिला न्यायालय ने कोई आपको फैसला सुनाया और आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं तो आप कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्लियर है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, अंतिम न्याय अपील करता है, इसके बाद कोई कहीं अपील नहीं होती। अब देखिए क्या था, उस समय जो अपील का क्षेत्र था वो था सदर निजामत। क्लियर है। सदर मतलब शहर को बोलते हैं, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। अब शहर में भी होना चाहिए। क्लियर है। भारतीय जिलों में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा, ओहदे का मतलब होता है पद, पोजीशन, आप जानते हैं सबसे बड़ा पद था। और कलेक्टर के पास आपका दीवानी और फौजदारी, क्लियर है, दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों की पावर हुआ करती थी इस समय। अब कह रहे हैं कि जैसे नाम से ही पता चलता है कि उसका काम लगान इकट्ठा करना था। कलेक्टेड मतलब कलेक्ट करने वाला, ध्यान दीजिए, कलेक्टेड का मतलब था कलेक्ट करने वाला। किसको कलेक्ट कर रहा है, लगान को, जो टैक्स को मेनली कलेक्ट करने वाला। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं और मैं आपको अभी यहाँ बताया भी हूं कि जितना भी आपका कानून ये टैक्स का मामला था, इसमें साफ कर दिया गया था कि जो भी दीवानी अदालतें होंगी उसका प्रमुख कौन बना जाएगा, जिला कलेक्टेड आपका यूरोपियन ही व्यक्ति होगा, क्योंकि मेन काम क्या है उनका, टैक्स कलेक्शन करना, और वो टैक्स को हमेशा अपने हाथ में रखना चाहते थे। तथा न्यायाधीशों को पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिला व्यवस्था कानून बनाने की आपकी बनाया गया। कह रहे न्यायाधीशों के लिए, और जो आपके पुलिस अधिकारी थे, और उस समय एक पद था दरोगा का। क्लियर है, कौन था, दरोगा का पद, ये बताइए। अब देखिए उसका कार्यकाल क्या था, कलेक्टेड और सत्ता का संरक्षण नया केंद्र बन गया। अब सब कुछ पावर सेंट्रलाइज कहां हो गई, डीएम के पास, जो कलेक्टेड है उसके पास आपका ये सारी पावर हो गई। ठीक। और जिसे पुराने केंद्र को हाशिए पर ढकेल दिया गया। अब नई व्यवस्था आगे बढ़ रही है और पुरानी व्यवस्था पीछे बढ़ती हटती जा रही है। कारण क्या था, क्योंकि आप जान चुके हैं कि पहले कानून हिंदू पंडितों और आपका मौलवियों के अनुसार से एक्सप्लेन होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, नए कानून के अनुसार आपका देश आपका चल रहा है, शासन चल रहा है। और यहाँ निकला एक प्रमुख पद, उसको बोलते थे जिला कलेक्टेड। क्लियर हो गया। और ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कलेक्टेड का मतलब था टैक्स को कलेक्ट करने वाला। क्लियर है। और आप जानते हैं कि ये कब आया, तो आपको पता है कि मैं अभी बता रहा हूं आपको कि मैंने यहाँ आपको लिखा था 1772 में ये नई व्यवस्था थी, जिसमें आपका जिले न्यायालय, आपका जो कोर्ट की स्थापना है, फौजदारी यानी कि जो आप क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट की स्थापना है, और इसको लाने वाले वॉरेन हेस्टिंग का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।